हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कोविड-19 की वजह से आपकी क्लासेस तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई हैं। आप लोग की स्टडी कंटिन्यू रहे इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस आप लोग के लिए रखा है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों जो सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे वो है हमारा साइंस। साइंस पढ़ाने से पहले हम आपको ये बता दें कि साइंस के सिलेबस में हमारे कितने टोटल लेसन हैं। तो साइंस यानी में हम जाते हैं विषय सूची में, तो देखते हैं कि हमारे कितने लेसन हैं बच्चों। 18 लेसन है, यानी अध्याय 18 अध्याय हैं, 18 लेसन है। और 18 लेसन में बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो हमारा सेकेंड चैप्टर है, अम्ल क्षार एवं लवण। ये हमारा है अध्याय 2, अम्ल क्षारक एवं लवण। अब हम आपको ये बता दें कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, क्षारक को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। आप अपने बुक की अगर फर्स्ट लाइन देखें तो आपकी बुक की फर्स्ट लाइन में भी ये है कि अम्ल क्षारक एवं लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अगर बच्चों मैं आपसे इनकी कुछ विशेषताएं पूछती हूँ तो क्या आप इनकी विशेषताएं आपको पता हैं? चलिए मैं कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में आपको बता देती हूँ। अम्ल जो हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदलते हैं, लेकिन लाल पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये जो हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अब मैं आपसे अम्ल के अगर कुछ उदाहरण पूछूं कि अम्ल के उदाहरण क्या हैं, तो आप अम्ल के उदाहरण में हैं HCl। HCl का क्या नाम है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। CH3COOH ये है हमारा एसिटिक एसिड। तो ये कुछ थे बच्चों हमारे अम्ल के उदाहरण यानी एसिड के उदाहरण। अब हम आपको क्षार की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। क्षार जो हैं ये स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। और अगर मैं क्षार की कुछ उदाहरण आपको बताऊं तो आप क्षार के उदाहरण में है जैसे NaOS सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो थे हमारे बच्चों कुछ क्षारक यानी कि क्षार के बेस के उदाहरण। फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है एसिड के उदाहरण, जो अब मैं एक बार आपको और रिपीट कर देती हूँ। HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 का नाइट्रिक एसिड, CH3COOH का एसिटिक एसिड। अब मैं सेकेंड लाइन पे आती हूँ। जो हमारे बेस हैं इनमें है पहला NaOS सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बच्चों आपको साल्ट की कुछ विशेषताओं के बारे में बताते हैं। ये जो साल्ट हैं बच्चों ये किससे मिलकर बनते हैं? अम्ल और क्षार के। अम्ल और क्षार के मिलने से हमारा लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल और क्षार के मिलने से हमारा लवण यानी साल्ट बनता है। अब मैं साल्ट की विशेषताओं यानी लवण की विशेषताओं के बारे में कुछ बताती हूँ। तो जो लवण हैं ये क्या होते हैं? ये आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये आयनिक यौगिक होते हैं। ये धन आवेशित, इनका एक भाग धन आवेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है। ये जो होते हैं ये उदासीन होते हैं।
ये कैसे होते हैं बच्चों? ये उदासीन होते हैं और इनका जो भाग होता है वो समान होता है, यानी धन आवेशित भाग और ऋण आवेशित भाग समान होता है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आप कुछ साल्ट का उदाहरण दीजिए, तो आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में आता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या आता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। या CuSO4 कॉपर सल्फेट। या फिर हमारा है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यह हमारा है NaCl सोडियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, फिर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने कुछ आपको बताया साल्ट के फार्मूला, जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। फिर है आपकी सेकेंड लाइन में, देखिएगा क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटी या ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? हमने ये भी देखा है कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तब उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। सोचिए, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ अम्ल तथा क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। मतलब हमारी जो डेली लाइफ है इसमें भी एसिड और बेस का इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलता है। हम इससे अछूते नहीं हैं। हम अपने दैनिक लाइफ में भी एसिड और बेस का इफ़ेक्ट यानी इसके प्रभाव को देखते हैं। सेकेंड पैरा पे हम लोग आते हैं। आपने कुछ सूचकों के बारे में पढ़ा है जिसकी सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन पदार्थ में वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है सूचक, इंडिकेटर्स। एक वर्ड आया है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को सूचक बोलते हैं। सूचक मतलब क्या होता है? सूचित करना, किसी चीज़ को बताना यानी सूचना देना। अब ये इंडिकेटर है, ये किसी भी पदार्थ को ये बता देता है कि इसकी प्रकृति यानी क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या ये उदासीन है। यानी किसी पदार्थ को हम सूचक की सहायता से ये इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो पदार्थ हमारा अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। अच्छा, आप लोग को जो ये सूचक पता है, ये सूचक कितने तरह के होते हैं? ये जो सूचक होते हैं यानी कि इंडिकेटर, दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह के। एक हमारा होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है हमारा कृत्रिम सूचक। जो प्राकृतिक सूचक है बच्चों, ये तो हमें नेचर्स में ही मिलता है, और कृत्रिम सूचक ही ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ है। इन दोनों सूचकों की सहायता से हम पदार्थ का पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ हमारा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। हम इसको आगे डिटेल में आपको बताएंगे भी कि हमारे प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक क्या हैं। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, लिटमस भी एक ऐसा ही सूचक है जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। आप ये भी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया के लवण तथा जल बनता है। यानी कि हम ये भी जानते हैं कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ये ऊपर हमने भी इसको बताया भी अभी कि जो लवण है वो किससे मिलकर बनता है? अम्ल और क्षारक की क्रिया से मिलकर बनता है। अब देखिए, यहाँ पर एक लिटमस पेपर आया है। ये लिटमस पेपर क्या है? अभी हमने सूचक पढ़ा कि सूचक दो तरह के होते हैं। तो सूचक एक प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है। लेकिन लिटमस जो है हमारा, वो किस तरह का सूचक है? प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? तो बच्चों, जो लिटमस है ये हमारा एक प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है ये? प्राकृतिक सूचक है।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट में 2.1 में है कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक। बिखरे का मतलब यहाँ पर क्या सेंस है बच्चों? बिखरे का मतलब ये कि ये प्राकृतिक में, नेचर में कहाँ कहाँ है, ये अम्ल और क्षारक प्राकृतिक में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसकी नेक्स्ट लाइन देखिएगा, आइए देखें हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ में कौन कौन से अम्ल व क्षारक उपस्थित हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई हुई है बच्चों आपको। इस टेबल में चार आपकी लाइंस में चार पॉइंट दिया हुआ है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है अम्ल, फिर तीसरा है प्राकृतिक स्रोत और यहाँ पर है ये फोर्थ हमारा क्षारक। तो अब हमको इसमें बताना है कि जो प्राकृतिक स्रोत हैं, इसमें प्राकृतिक स्रोत में किन पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, या जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो किन पदार्थ में हमारा क्षार है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। इस सारणी यानी टेबल के ज़रिए से कुछ हम आपको प्राकृतिक स्रोत में जो पदार्थ है उनमें पाए जाने वाले अम्ल और क्षारक के बारे में बताते हैं। अब प्राकृतिक स्रोत में पहला है हमारा इमली। ये हम लोग एक इडेबल भी होती है, इसको हम लोग प्रयोग अपने खाद्य पदार्थ में भी करते हैं। इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में कौन सा अम्ल है बच्चों? ये टार्ट्रिक अम्ल है। सेब, जिसको फ्रूट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, ये क्या है? इसमें कौन सा अम्ल है? कौन एसिड है? मैलिक अम्ल। सिरका में एस्टिक एसिड यानी एस्टिक अम्ल है, लेकिन जो सिरका इसमें 4 से 8% ही हमारा क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर कितना परसेंट है सिरका में एस्टिक अम्ल की उपस्थिति? 4 से 8%। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, टमाटर एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं हम लोग इसको। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये तो हुई बच्चों अम्ल की बात। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे आते हैं प्राकृतिक स्रोत में। क्षारक में बात करें तो चूना तो आप सब लोग जानते हैं इसको अच्छे से। चूने में कौन सा क्षारक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे पहले अभी हमने आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला भी बताया है, CaOH का होल ट्वाइस। खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, इसका फार्मूला क्या है? NaHCO3। प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड यानी ये प्राकृतिक स्रोत है, और इसमें इस प्राकृतिक स्रोत में ये क्या है हमारा? क्षारक में एंटा एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला भी हमने आपको बताया, MgOH का होल ट्वाइस। कपड़े धोने का सोडा, ये क्या है हमारा? सोडियम कार्बोनेट। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट लाइन पे तो देखते हैं इन अम्लों के अतिरिक्त कुछ अन्य खनिज अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल। क्या बच्चे? नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला मैं पहले बता चुकी हूँ, HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इत्यादि भी हैं। मतलब हम कहने का मतलब ये कि ये इस प्राकृतिक स्रोत में आपने देखा कि अभी हम लोगों ने 4 अम्ल के बारे में ऊपर इस टेबल में देखा, टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अकार्बनिक अम्ल है, जैसे हमारे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि। इसी प्रकार अगर हम क्षार पे आते हैं तो देखते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि अन्य क्षार भी हैं। इन क्षार के अलावा जो 4 क्षार मैंने ऊपर आपको बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इन चारों के अलावा यहाँ पर कुछ क्षार के नाम और दिए हैं, जैसे कि है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि अन्य क्षार भी हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्षार और क्षारक। अब इन दोनों में हम क्षार और क्षारक में आपको डिफ्रेंशिएट कर दें कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि जितने भी क्षारक हैं वो सब हम जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाते हैं बच्चों, वही क्या कहलाते हैं?
क्षार कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के रूप में दिया हुआ है, एक बॉक्स बना के इसको याद करिएगा और इस दिमाग में बैठाइएगा कि क्षार और क्षारक में क्या डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। कैसे करें हम अम्ल और की कौन सा पदार्थ हमारा अम्ल है, कौन सा पदार्थ हमारा क्षारक है, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो नेचुरल सी बात है कि अभी हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा है कि सूचक के बारे में पढ़ा है कि जो सूचक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। तो इन दोनों सूचकों के यूजेस के यानी उपयोग से हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय होना या क्षारीय होना इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। इसी तरह किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराने में सहायता करते हैं। यानी जो सूचक हैं या तो अपने रंग से, गंध से या स्वाद से हमको जो अम्ल है या क्षार है इसकी पहचान कराने में हमारी मदद करते हैं। फिर है कि गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस तथा हल्दी आदि के उपयोग भी अम्ल क्षार के सूचक के रूप में किया जाता है। ये प्राकृतिक सूचक हैं। इससे पहले हमने आपको सूचक बताया कि वो दो तरह के होते हैं, लेकिन प्राकृतिक सूचक की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैंने 3-4 नाम लिया है। पहला तो है गुड़हल, लाल पत्ता गोभी के रस एवं हल्दी आदि सब क्या है हमारा आदि हमारे जो हैं वो अम्ल और क्षार की पहचान जो है वो सूचक के रूप में इनकी पहचान की जाती है। ये हमारे क्या है प्राकृतिक सूचक हैं। और लिटमस पेपर क्या है, वो भी हमारा एक प्राकृतिक सूचक भी है। लिटमस पेपर भी वो जो है वो प्राकृतिक सूचक के रूप में भी उसका उपयोग करते हैं। क्या आप ऐसे ही कुछ और सूचकों की खोज कर सकते हैं जो अम्ल और क्षारक की पहचान करने में हमारी मदद कर सके। यानी कि हम कुछ और सूचक के बारे में क्या बता सकते हैं जो हमें अम्ल और क्षार की पहचान करने में हमारी मदद कर सके। हम इन प्राकृतिक सूचक के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी हैं। जो कृत्रिम सूचक मैंने अभी आपको बताया था कि सूचक दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक के कृत्रिम, तो वो जो है वो रासायनिक सूचक भी हैं। जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन इत्यादि, ये सब हमारे क्या हैं बच्चों रासायनिक सूचक हैं। इनके सहायता से भी हम किसी पदार्थ का अम्लीय होना या क्षारीय होना ये हम पता कर सकते हैं। अब है देखिए, आइए इन्हें समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें यानी एक्टिविटी करें। ये यहाँ पर दिए हैं, इसको हम लोग जब हम लोग की क्लासेस स्कूल में लगने लगेंगी तो हम लोग इस एक्टिविटी को ज़रूर करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण धर्म। अभी तक हमने अम्ल पढ़ा, क्षारक पढ़ा, लेकिन उसके कुछ रासायनिक गुणधर्म के बारे में भी जाने। देखिए, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फिर है, हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल एवं क्षारक के गुणों को समझा। आइए अब हम इनके कुछ अन्य रासायनिक गुणधर्मों को भी समझें, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसको भी हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला है, जैसे अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु ये आप सब जानते हैं कि धातु क्या है। अगर तो जो अम्ल है और क्षारक है ये धातुओं के साथ क्रिया कैसे करते हैं। अगर हम कुछ धातुओं के नाम आपको बताएं तो वो क्या है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारी क्या है धातुएं हैं। तो इन धातुओं के साथ ये अम्ल है वो कैसे अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में हम समझें। देखिए, जब अम्ल जो हैं धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। यानी कि एसिड मेटल
क्या बना रहे हैं बच्चों, साल्ट और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ, अगर मैं अम्ल की बात करूँ तो अम्ल में यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धातु कौन सी है यहाँ पर, जिंक है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जिंक के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। कुछ ऐसी धातुओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखिए जिनका अध्ययन आपने पहले किया है। आइए, मतलब यहाँ पर आपको 1-2 और समीकरण पढ़ना है। जो जैसे ये अम्ल है, यानी ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और कोई अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल किस मेटल के साथ अभिक्रिया करके क्या लवण बना रहा है, इसके बारे में आप हमको बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। और कुछ अभी आपको जो दिया गया है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपको एसिड के नाम, साल्ट के नाम, बेस के नाम, इन सब के फार्मूलाज आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर मैं नाम आपसे पूछूं कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो इन फार्मूलों को भी लर्न करना है। ये सब आपका होमवर्क है। बच्चों, आप लोगों को सूचक के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं हम। जो सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपने गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। यानी कि कुछ हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के साथ जब वो आते हैं या क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं बच्चों, अपने गंध में ही वो परिवर्तन, उनके परिवर्तन के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या फिर हमारे क्षार हैं। ऐसे सूचकों को घ्राण या गंधकीय सूचक कहते हैं। गंधकीय मतलब हमने गंध ले लिया, यानी उसको सूंघ के पता लगा लिया कि जिस पदार्थ का हम टेस्ट कर रहे थे या सब्सटेंस का इन सूचक के द्वारा, तो वो अम्ल है कि हमारा क्षार है। इस तरीके के सूचक को क्या बोलते हैं हम, गंधकीय सूचक या घ्राण सूचक कहते हैं। अब इसमें देखिएगा कि जैसे कि अब गंधकीय सूचक में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या है, जैसे प्याज है, वैनिला है या लौंग का तेल है, ये सब हमारे क्या हैं बच्चों, गंधकीय सूचक हैं। जैसे प्याज के अलावा और भी कुछ और घ्राण सूचक हैं, जैसे वैनिला और लौंग का तेल। परीक्षण के लिए इनके तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए। तनु विलयन का उपयोग हमको परीक्षण के लिए करना चाहिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वैनिला अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाती। वैनिला फ्लेवर तो आप सबको पसंद है बच्चों। वैनिला फ्लेवर आप जानते भी अच्छी में, पेस्ट्री में, केक में, हर में आप वैनिला फ्लेवर का एंजॉय कर चुके हैं। तो वैनिला फ्लेवर का जो गंध है ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये गंध नहीं बदलेगा, लेकिन अगर, और तनु हाइड्रोक्लोरिक क्या है, हमारा अम्ल है, और अम्ल की उपस्थिति में जो ये वैनिला की जो गंध है, स्मेल है, ये नहीं बदलती। लेकिन अगर हम क्षार की बात करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी उपस्थिति में इसकी गंध जो वैनिला की एक मधुर गंध है जो हम सबको बहुत पसंद है, वो गंध गायब हो जाती है। इस तरीके से हमको ये पता लग जाता है कि कौन सा जो पदार्थ है वो हमारा अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो बच्चों, यहीं पर हम अपनी स्टडी को अभी स्टॉप करते हैं, और स्टडी स्टॉप करने से पहले आपको हम कुछ होमवर्क देना चाहते हैं। देखिए, होमवर्क में आपके ये 3 क्वेश्चन हैं। ये 3 क्वेश्चन सबके पास पीडीएफ भी है या पुरानी बुक होगी, उन बुक के माध्यम से आप इन 3 क्वेश्चंस को अपने जो आप समझे हैं अभी तक उसको आंसर लिख के बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली हर एक बच्चा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके सेंड करे। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगी,
और हर एक बच्चे का क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होके सेंड होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।